तो ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रेगुलर पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि ये वीडियो जो है मुख्य रूप से ये डेडिकेटेड है, समर्पित है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए। इन दोनों प्रवेश परीक्षाओं में तैयारी के लिए स्पेशली इस वीडियो को बनाया गया है, इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। आपने अगर हमें फॉलो करते हुए चल रहे होंगे कुछ समय से, तो आपने देखा होगा कि हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से संबंधित हमने 5 वीडियो को अपलोड कर रखा है और वो 5 वीडियो जो है चैप्टर 1 पर ही आधारित है। चैप्टर 1 के अंतर्गत जो संख्या और संख्या पद्धति थी उस पर आधारित था। उन 5 वीडियो में पूरे जो सिलेबस है संख्या और संख्या पद्धति उसको पूरा कवर किया गया है। अगर नहीं पढ़ा है पहले चैप्टर को तो आप जा करके उस पूरे वीडियो को फॉलो करके आप पूरे चैप्टर को आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकने वाले थे उन सारे सवालों को भी हमने समझाया है। उसके लिए भी अलग एक प्लेलिस्ट बनाया गया है इस चैनल पर। तो चलिए आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत हम विशेष अध्ययन करेंगे। कौन कौन से पॉइंट होंगे जिनका हमें अध्ययन करना है चैप्टर 2 के अंतर्गत। उन सारे पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ पर पहले व्हाइट बोर्ड पर लिख चुका है। जैसे कि पहले अगर बताते चलो कि इस चैप्टर का क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्याएं। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्याएं अभी हम समझते हैं। इन सभी शब्दों के साथ इनका अर्थ समझेंगे, शब्दों के अर्थ के साथ साथ हम इन सबका अर्थ समझेंगे। इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले 4 ये नियमों को पढ़ना होगा। जो संक्रियाएं होती हैं उन संक्रियाओं के अंतर्गत जो 4 नियम आने वाले हैं, इन 4 नियमों को हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला नियम होता है संवरक नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। हमने उसका इंग्लिश भी यहाँ पर मेंशन करते हुए चल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, उनका जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश होगा, तो फिर मीडियम इंग्लिश का होगा तो फिर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो उनको समझने में, इसलिए हमने जो मेन जो वर्ड्स हैं उनका इंग्लिश हमने लिखते चला है। तो संवरक नियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज, पहला नियम हमको ये पढ़ना है। दूसरा नियम पढ़ना है हमको क्रम विनिमय नियम। और देखिए मतलब जरूरी ये है ना कि जो शब्द हैं और उस शब्द के अंतर्गत जो चीजें हमें पढ़ने वाली हैं वो उसके अंदर जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं सब उस शब्द से ही रिलेटेड है। मतलब सबसे पहले हम शब्दों को समझाते हुए उसके अर्थ को, उसके भाव को समझाते हुए उसको डिफाइन करेंगे। तो संवरक नियम हो गया, दूसरा क्रम विनिमय नियम, तीसरा है साहचर्य नियम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, और इसके बाद लास्ट आता है चौथा बंटन नियम। ये 4 नियम प्रमुख हैं इस आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए। इन 4 नियमों को चलिए अब हम क्या करते हैं, बारी बारी इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं जो सबसे पहला जो नियम है संवरक नियम। ये संवरक नियम क्या कहता है, तो इसको अगर डेफिनेशन के रूप में अगर समझा जाए, अगर इसको परिभाषा के रूप में, अगर अर्थ के रूप में अगर समझा जाए तो कहा जा सकता है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि 2 प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं। प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं कहने का मतलब ये है कि जब आप प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3। प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं, ये बात ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं होता कि -1 -2 आप कर सकते हैं। तो यहाँ प्राकृतिक संख्याओं को लिखने का मेन मतलब यही है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कंटिन्यू आगे तक जो संख्याएं प्राकृतिक संख्या है या आप उन्हीं को पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। तो जो प्राकृतिक है संख्याएं या जो पूर्ण संख्याएं हैं, अगर उनको गुणा किया जाए, क्या किया जाए, गुणा। लिख रहा है यहाँ पर, लिखा जा रहा है गुणा करने अथवा जोड़ने पर। यदि उन प्राकृतिक संख्याओं को या तो गुणा करें या तो उनको जोड़ें, जोड़ने पर जो हमें मान प्राप्त होगा वह एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। यही होता है मेनली जो है संवरक नियम। संवरक नियम अगर फिर से अगर वैसे डिफाइन करना चाहूं तो इसे ऐसे बोल सकते हैं किन्हीं 2 प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर या उनका गुणा करने पर जो हमें मान प्राप्त होता है वह भी प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह कि अगर हम 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो प्राकृतिक ही प्राप्त होगा। 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो हमें प्राकृतिक ही प्राप्त होगा। या उन संख्याओं को अगर गुणा भी करते हैं तो गुणा करने के उपरांत जो हमें मान प्राप्त होगा वह हमें प्राकृतिक ही प्राप्त होगा। चलिए एग्जाम्पल के रूप में इसे समझते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं ये नियम मेनली जो है केवल
जोड़ और गुणा के लिए है, मतलब प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर केवल दो प्राकृतिक संख्याओं या पूर्ण संख्याओं को मैंने केवल गुणा करने या जोड़ने की बात किया है। तो मतलब ये नियम गुणा और जोड़ पर ही लागू होगा स्पेशली, तब जब दो प्राकृतिक या दो पूर्ण संख्याओं की बात की जाएगी। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझें। जैसे मान लीजिए अगर लिख दिया जाए एक 4 एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, और उसके बाद एक हो गया 5। 4 और 5 एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्यों बोला जा रहा है, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आप जाकर के पिछली वीडियो को देख सकते हैं, पूरा अच्छे से उसमें समझाया गया है, पूरा डिस्क्राइब करके क्यों प्राकृतिक संख्या कहने के पीछे क्या रीजन है। तो यहाँ देखिए 4 और 5 दोनों प्राकृतिक संख्या हैं। इन दोनों प्राकृतिक संख्याओं को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो 4 और 5 कितना प्राप्त होगा, 9। और 9 भी देखिए तो ये प्राकृतिक संख्या ही है, ठीक। तो इस प्रकार से दो हमने प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा तो हमें एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रही है। अर्थात ये किस नियम के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा संवरक नियम के अंतर्गत। या अगर दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए, जैसे मान लीजिए 6 और ये हो गया 3, इन दोनों को गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो 6 3 18, 6 3 18 होगा, और 18 भी एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद अगर इन्हीं संख्या, तो ये हो गई प्राकृतिक संख्या। इन प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका संवरक नियम, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए कि संवरक नियम क्या होता है। कभी भी दो प्राकृतिक संख्याओं या दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर या गुणा करने पर प्राप्त जो मान होगा वह भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा, इसीलिए बोलते हैं हम संवरक नियम, ठीक। तो ये हो गया आपका संवरक नियम। अब हम बात करते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या कहा जा रहा है इसमें। कम्यूटेटिव लॉ, इसके अंतर्गत हम क्या समझेंगे, देखिए किन्हीं दो संख्याओं को, कोई भी आप दो संख्या ले लीजिए, उनको जोड़ने या गुणा करने पर, यहाँ पर भी ये नियम स्पेशली जोड़ और गुणा पर ही लागू होगा। किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर प्राप्त संख्या, जो भी संख्या, अगर हम दो संख्या ले रहे हैं, अगर उनको जोड़ रहे हैं या उनका आपस में गुणा कर रहे हैं, तो उसके बाद जो भी हमको प्राप्त होगा। अरे भाई आप दो संख्या ले रहे हैं, 2 और 3, इन दोनों को जोड़िए तो आपको एक संख्या प्राप्त हो, एक नहीं हो रही है। इसी को बोल रहे हैं कि दो संख्याओं को जोड़ने पर या इनका गुणा कर लीजिए, अगर गुणा करते हैं तो 3 कितना प्राप्त होगा, 6। हमें एक संख्या प्राप्त हो रही है ना, वही बात कह रहा है। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर प्राप्त संख्या, जो हमें जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या या उनका गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या है, वो संख्या जो है संख्या उन संख्याओं के क्रमों को बदल देने पर। अब इन संख्याओं को जो आपने जोड़ा है जिस पैटर्न पर, पहले 2 लिखा है तब फिर, मतलब इसको जब जोड़ा आपने पहले 2 लिखा है फिर 3 लिखा है, तो ये क्रम है आपका, पहले आपने 2 लिखा है फिर 3 लिखा है, तो फिर आपने जोड़ा 5 आया। अब आगे कह रहा है कि उन संख्याओं के क्रमों को बदलकर, अब हम क्रम बदल दें, पहले 3 कर दें फिर 2 कर दें। अब क्रम जब बदल करके जब हम इसको जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो गया, 5। कह रहा है क्रमों को बदलकर जोड़ने पर या गुणा करने पर। चलिए हमने यहाँ पर गुणा भी किया है, तो पहले 2 लिखा है फिर 3 लिखा है, अब इसके भी हम क्रम को बदल देते, पहले 3 लिखते हैं फिर गुणे लगते हैं 2, तो फिर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कह रहा है कि गुणा करने पर मान के, जोड़ने और गुणा करने पर प्राप्त मान के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर प्राप्त मान के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार और इसको समझिए। जैसे हमने यहाँ पर दो संख्याओं को लिया, हमने 2 लिया है और 3 लिया है, इन दोनों के क्रम में जोड़ा, पहले 2 लिखा है फिर 3, तब जोड़ा है हमने 5 आया है। अब हम इसी संख्या को, यही जो संख्या है, इन्हीं को जोड़ रहे हैं फिर से, लेकिन इनका क्रम बदल दे रहे हैं, पहले 3 कर दिए फिर 2 कर दिए, फिर भी कितना प्राप्त हुआ, 5। तो फिर अब नीचे आ जाइए, दो संख्याओं को हमने 2 और 3 लिया, उन दोनों का गुणा किया, पहले 2 लिखा फिर 3 2 3 हो गया 6। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, वही किया, गुणा किया लेकिन क्रम बदल दिया, पहले 3 कर दिया फिर 2 कर दिया, 3 में क्या आ रहा है 6। मतलब क्रम को बदलने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जोड़ में भी देख लीजिए, यहाँ 5 आ रहा है, 2 + 3 करने पर भी, तो यहाँ 3 + 2 पर भी 5 ही आ रहा है। संख्याएं वही है, बस उसका क्रम बदल दिया गया है और मान में इसलिए कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा क्रम विनिमय नियम, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक कोई प्राकृतिक संख्या ले लीजिए या कोई पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने एक ले लिया 8 ले लिया, और फिर प्लस एक संख्या आपने ले लिया 5। 8 और 5 जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 13 प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या के क्रमों को बदल देंगे। हम पहले 8 जोड़े तब 5 लिखेंगे, फिर तब 8 लेंगे, 5 और 8 13। तो फिर ये किस नियम के अंतर्गत आता है, मतलब ये तो आप देखिए क्या किया जा रहा है, इसमें क्रम को बदला जा रहा है, क्रम को विनिमय कर दिया जा रहा है। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इस अदला बदली करने के उपरांत जब हमें मान एक ही प्राप्त हो रहा है, तो हम इस तरह से हम इसे कहेंगे ये क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत आएगा। अगर फिर से फाइनल रूप में अगर इसे कहा जाए तो बस ये कह दिया जाएगा, दो संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर
जो संख्या प्राप्त होती है, उसका जो मान प्राप्त होता है, हम उन्हीं संख्याओं के क्रम के बदल देने पर जब हम क्रमशः जब उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो मान जब बराबर ही मिलेगा, तो ये जो नियम होगा क्रमविन्याय नियम के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए अब जो दो नियम और हैं, अब उन दो नियमों को हम समझते हैं। अगर हम बात करें तीसरे फंडामेंटल ऑपरेशन की, तो तीसरा फंडामेंटल ऑपरेशन जो है उसके अंतर्गत जो नियम आने वाला है वो है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को इंग्लिश में, जैसा कि आपने पहले ही जान लिया, इसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अब ये साहचर्य नियम क्या होता है इसको समझते हैं। तो पहले इसको जो मैंने डिफाइन किया लिख करके, इसे पहले पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे साहचर्य नियम वह गुण है जो बताता 3 या 3 से अधिक संख्याओं को जोड़ने पर, जो यह बताता है, छूट गया है, सॉरी, यह बताता है कि 3 या 3 से अधिक संख्याओं को जोड़ने अथवा गुणा करने पर, जोड़ने तथा गुणा करने पर मुझे फिर याद आया कि ये जो नियम है ये फिर से जोड़ और गुणा पर ही लागू होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है 3 या 3 से अधिक संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर प्राप्त मान उन संख्या का वर्गीकरण में बदलाव करके जोड़ने या गुणा करने पर प्राप्त मान के समान ही होता है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले हम 3 संख्याओं को लेते हैं और उनका योगफल करते हैं। जैसे 5, कोई संख्या ले सकते हैं, 5 + 8, 5 + 4 + 6, और इसमें हमने इसका वर्गीकरण कर दिया, बराबर। इन्हीं संख्याओं को फिर हम जोड़ेंगे, लेकिन इनका वर्गीकरण में बस बदलाव कर देंगे। जैसे हम जो यहाँ लिखे यहाँ समझते चलिए। 3 या 3 से अधिक संख्याओं को जोड़ने अथवा गुणा करने पर, चलिए इनका गुणा भी कर लेते हैं। 5 × 4 × 6, यहाँ पर 5 और 4 को हम एक साथ ले लेते हैं। तो वर्ग कह रहे कि जोड़ने अथवा गुणा करने पर प्राप्त मान, जो भी मान प्राप्त हुआ, कितना मान प्राप्त हो रहा है, 5 4 9, पहले क्वेश्चन को हल करेंगे तो 5 4 हो जाएगा 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 हो जाएगा 15। मतलब इसका जो प्राप्त मान है, इस योगफल वाले का प्राप्त मान 15 आ रहा है। चलिए अब इसी को हम अब अलग तरह से वर्गीकरण करके जोड़ते हैं। अब 5 + 4 + 6 है, ठीक है, 5 + 4 + 6 है। अब इनको 4 और 6 का वर्गीकरण अलग कर दिया। अब इसको अलग कर लिए तो फिर देखिए क्या इसके मान में कोई परिवर्तन आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये साहचर्य नियम यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। चलिए देखते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4 6 कितना होता है 10, और इसमें 5 जोड़ दिए, कितना आया 15। आप याद करिए इसका कितना आया था वैल्यू, इसको जो आपने ऐड किया था कितना वैल्यू आया था, 15 नहीं आया था, 15 ही आया था। और हमने इसमें वर्गीकरण किया 5 और 4 का, यहाँ पर वर्गीकरण कर दिया हमने 4 और 6 का, फिर जोड़ा, तो दोनों स्थितियों में मान हमें समान ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नियम काम कर रहा है यही जो है साहचर्य नियम है। तो साहचर्य नियम दो स्थिति में काम करता है, एक जोड़ की स्थिति में और एक गुणा की स्थिति में। किस प्रकार से कि जब हम 3 या 3 से अधिक संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे और उनका वर्गीकरण करके जब जोड़ेंगे तो जो मान प्राप्त होगा, अगर हम उनका वर्गीकरण अगर बदल देते हैं तो फिर जोड़ते हैं, जो मान प्राप्त होगा वो दोनों मान सदैव समान ही प्राप्त होंगे। ये साहचर्य नियम कहता है, जैसा कि यहाँ पर प्रूव भी किया गया। अब गुणा पर बात कर लेते हैं। जरा देखिए, आपने 3 संख्याओं को लिया, 5 4 और 6 को, इन तीनों का गुणा करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो पहले 5 4 एक साथ कर लेते हैं। तो 5 चौक को पहले इसको हल करेंगे, 5 चौक हो जाएगा 20, और 20 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 6 होता है 120। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड हुआ 120। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन्हीं संख्याओं को गुणा करेंगे, लेकिन वर्गीकरण अलग कर देंगे, चेंज कर देंगे। 5 × 4 × 6, 4 और 6 का अलग वर्गीकरण कर दिया। यहाँ किसमें किसका वर्गीकरण किए थे, 5 और 4 को एक साथ लिए थे, यहाँ पर 4 और 6 को। अब देखते हैं क्या कोई चेंजिंग आ रहा है। तो 4 पहले डिवाइड वाला कर लिया, सॉरी पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिए। 4 और 6 का मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, 4 और 6 का गुणा करें 24 होगा, 6 चौको 24 है, 4 6 24 होगा ना 24। अब उसका मल्टीप्लाई 5 में करना, 24 का जब मल्टीप्लाई बच्चों आप 5 में करेंगे 24 का, तो 5 4 25 5 10 2 12 120 आएगा। मतलब इसका भी मान हमको मिल रहा है 120। यहाँ भी दोनों के मानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि वर्गीकरण में परिवर्तन किया गया था, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब यहाँ भी जो है ये साहचर्य नियम काम करेगा, इसी को साहचर्य नियम कहते हैं। ठीक है, इसको लास्ट फाइनली में डिफाइन करो कि 3 या 3 से अधिक संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर, अगर उनका वर्गीकरण करके जोड़ रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, तो जो वर्गीकरण करके जो जोड़ेंगे तो जो मान प्राप्त होगा, अगर हम उनका वर्गीकरण बदल करके जोड़ते हैं तो जो मान प्राप्त होगा उसके बराबर होगा। और यही जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी काम करता है। ठीक,
ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों जो है शाहचंद नियम। अब बात करते हैं बंटन नियम। बंटन नियम की बात करें तो इसको हम डिफाइन करते चलें, इसे बोलते हैं किन्हीं दो संख्याओं के योग को, किन्हीं दो संख्याओं को, इसको अगर आप कह सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल सकते हैं बंटन नियम को इंग्लिश में। चलिए अब इसको पढ़ते हैं हम। कह रहे हैं किन्हीं दो संख्याओं के योग को किसी एक संख्या में गुणा करने पर, चलिए दो संख्याओं का योग करते हैं, 2 + 3, ठीक, ये हो गया योग। इनका गुणा कर दें किसी एक संख्या में, मान लीजिए हमने गुणा कर दिया 5 में। किन्हीं दो संख्याओं के योग को किसी एक संख्या में गुणा करके प्राप्त मान, कितना मान प्राप्त हो रहा है, तो 2 3 5, पहले ब्रैकेट को हिसाब करेंगे तो 2 3 5 और 5 आएगा तो फिर 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 तक हो जाएगा 25। जैसे देखिए 2 3 5 फिर 5 होगा, 5 पीछे कितना आया, 25 आया। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है प्राप्त मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 25, याद रखना है। प्राप्त मान सदैव उन संख्याओं का अलग अलग गुणा करके, अगर हम इन संख्याओं का गुणा जो है अलग अलग कर लेते हैं, सदैव इन संख्याओं का अलग अलग गुणा करके, अब इन संख्याओं का हम अलग अलग गुणा कर लेते हैं। पहले 2 और 3 को जोड़ के, तब 5 में हमने क्या किया था, गुणा किया था। अब हम पहले 2 में 5 से गुणा कर लेंगे, 2 में हम 5 से गुणा कर लेंगे, अलग अलग गुणा कर लेंगे, और फिर 3 में हम क्या कर लेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे। जब मतलब ब्रैकेट हटता है तो ऐसे नहीं होता है, जब ब्रैकेट हटेगा तो 5 का मल्टीप्लाई पहले 2 होगा फिर 5 का 3 होगा। तो चलिए हम अलग अलग ऐसे कर लिए। कह रहे हैं कि उन संख्याओं का अलग अलग गुणा करके, अलग अलग हम गुणा कर लिया, करके योग करने पर अब इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, अलग अलग गुणा कर लेंगे और इसके बाद फिर क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो प्राप्त मान, प्राप्त तो करने पर प्राप्त मान के बराबर होता है। अब जो प्राप्त जो मान था हमारा 25, इसके मान के बराबर आएगा इसका मान। चलिए देखते हैं, तो 2 × 5 = 10 और +3 × 5 = 15, 15 और 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये भी 25 ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये भी इसी को कहते हैं हम बंटन नियम। फिर से बात समझ लीजिए, कभी भी दो संख्याओं के योगफल को जब हम किसी तीसरी संख्या में गुणा करते हैं तो जो हमें मान प्राप्त होता है, अगर हम जिन संख्याओं को जोड़े हैं, जोड़ करके गुणा कर रहे हैं, तो अगर हम उसको अलग अलग काम करने लगे, पहले जोड़े ना, हम दो संख्याओं को जोड़े उनका अलग अलग गुणा करना, जिसको गुणा कर रहे थे, और फिर उनको जोड़े तो अगर उस मान के बराबर आ रहा है तो यही कहलाता है बंटन नियम। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको ये चारों टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, वो कौन कौन से पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। जो है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इकाई तत्व। इकाई तत्व क्या होता है और किसके इकाई तत्व के बारे में हमको जानना है, इसे हम जानेंगे, और उसके बाद क्या उसके रूल्स होते हैं कुछ, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इकाई तत्वों की, तो शून्य के लिए, शून्य जो होता है वह जोड़ के लिए इकाई तत्व होता है, और एक जो होता है वह गुणा के लिए इकाई तत्व होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, जोड़ की संक्रिया के लिए शून्य तथा गुणा की संक्रिया के लिए 1 को इकाई तत्व कहा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, इकाई तत्व का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा तत्व, एक ऐसा तत्व जिसका हमें उस संक्रिया में प्रयोग करने पर उस पर कोई प्रभाव न पड़ने वाला हो, वही उसका इकाई तत्व कहलाता है। जैसे ही हम जब क ख ग जब पढ़ते हैं तो उसमें क अ आता है, ख अ आता है, तो वो उसमें अ समझिए एक तरह से इकाई तत्व है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इकाई तत्व का मतलब ये हुआ कि हमारा उस संक्रिया को करने में कोई इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे अगर हम जोड़ की संक्रिया करते हैं तो उसमें अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो उससे कोई उसमें प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर गुणा की संक्रिया करते हैं तो उसमें जो है एक का अगर गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए गुणा के लिए इकाई तत्व 1 होता है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर किसी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और शून्य जो होता है वह जोड़ के लिए इकाई तत्व होता है, क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप बदल देते तो क्या होता है, अगर मान लीजिए आप बदल दिए, आप कह दिए कि 1 जो है जोड़ के इकाई तत्व है, तो 1 को किसी भी संख्या में जोड़कर देखिए तो उस संख्या का मान बदल जाएगा। और शून्य को कह दिए शून्य जो है गुणा की इकाई का तत्व है। अगर मान लीजिए शून्य आपका 99 है, अगर इसमें शून्य से आप गुणा करिए, अगर शून्य का इकाई तत्व मान रहे हैं गुणा के लिए, तो गुणा करिए शून्य से, कितना आ रहा है, 0 हो जा रहा है, मतलब मान में परिवर्तन हो जा रहा है ना, तो फिर ये इकाई तत्व हो ही नहीं सकता। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? तो किसी जोड़ या गुणा की संक्रिया के लिए उन दोनों के लिए इकाई तत्व वही हो सकते हैं जिनका जोड़ करने पर उस जोड़ में कोई परिवर्तन न हो, तो वो जोड़ के लिए इकाई तत्व हो जाएगा, और जिसका गुणा करने पर किस संख्या में उसके मान में कोई परिवर्तन न हो तो वो गुणा के लिए इकाई तत्व हो जाएगा। इस प्रकार से शून्य जो है वो जोड़ के लिए इकाई तत्व है, और 1 जो है वो गुणा के लिए इकाई तत्व है। अब हम इनके गुणों के बारे में समझेंगे, गुण क्या होते हैं। अगर हम बात करें शून्य के गुणों की, प्रॉपर्टी या 0, शून्य के गुण क्या क्या होते हैं, पॉइंट वाइज को समझते चलते हैं।
सबसे पहला गुण क्या होता है, किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर अथवा घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल आपने देखा भी होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 100 और इसमें अगर हम जीरो को जोड़ते हैं तो फिर आपका 100 ही रहेगा। अगर 100 है, इसमें जीरो का आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी 100 ही होगा। मतलब कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या में हम जीरो को जोड़ेंगे या जीरो को घटाएंगे उस संख्या में से, तो हम उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला पॉइंट, पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट, किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य हो जाता है। अगर शून्य का हम किसी भी संख्या, कितना हो बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, करोड़ों में लिखी गई संख्या हो, अगर आप एक जीरो से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर 9999 मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो फिर से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। ओके, मतलब फाइनली बात यही है कि किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर उस संख्या का मान जीरो प्राप्त होता है। संख्या कितनी बड़ी हो छोटी हो ये मायने नहीं रखता है, बस अगर जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो उसे जीरो हो जाना है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट का, किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर भागफल शून्य होता है। शून्य में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं, शून्य में अगर भाग देते हैं, आप मान लीजिए 49 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, शून्य में 49 से भाग देंगे तो शून्य प्राप्त होगा। कहने का मतलब एक शून्य में किसी भी संख्या से यदि आप भाग देते हैं तो वो शून्य प्राप्त होगा। यहाँ एक पॉइंट याद करना है, शून्य में भाग देना है, ना कि शून्य से। शून्य से अगर भाग देंगे तो वो अर्थहीन है, उसका कोई मतलब कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे अगला पॉइंट देखिए, पांचवा वही लिखा गया है, अगर शून्य से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो वहां पर कोई अर्थ नहीं प्राप्त। जैसे मान लीजिए अगर हम यही 49 में अगर शून्य से भाग देते हैं तो यहाँ पर कोई अर्थ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो जीरो का गुण अगर इन दोनों में कंपेयरिंग करके समझिए तो कंपैरिजन में ये है कि अगर हम शून्य में किसी से भाग दें, किसी अन्य संख्या से अगर शून्य में भाग देते हैं तो शून्य प्राप्त होगा। लेकिन अगर किसी संख्या में अगर हम शून्य से भाग देंगे तो फिर हमें अर्थहीन उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं, चौथा हो गया, पांचवा, शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान एक होता है। कोई भी संख्या है, कितना हो, छोटी छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, एक है, अगर एक पर जीरो घात है तो इसका मान जो है एक हो जाएगा। 999 है, अगर इस पर जीरो घात है तो इसका मान एक हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा शून्य का प्रॉपर्टीज, शून्य के गुण। अब हम बात करेंगे एक के क्या क्या गुण होते हैं, एक के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं एक के क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वन जो है इससे क्या गुण है। एक ऐसा इसमें गुण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझाने से पहले जरा मैं एक चीज और बता दूं शून्य के गुणों में। शून्य के गुणों में यह है कि अगर कोई भी संख्या लिखी गई है, अगर उस संख्या के अगर हम दाहिने तरफ अगर जीरो बढ़ाते हैं तो संख्या के मान में परिवर्तन होता है, और बाएं तरफ अगर जीरो बढ़ाते हैं, कितना हो जीरो बढ़ाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं, ये जैसे एक संख्या लिखी है 120, इसका दाहिना कौन हो जाएगा, दाहिना सिरा ये होगा, ये हो जाएगा राइट साइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 120 का लेफ्ट साइड। ठीक, अगर राइट साइड में अगर हम एक भी जीरो बढ़ाते हैं, अगर हमने जीरो बढ़ा दिया, अगर 120 था, मैंने अगर जीरो बढ़ा दिया यहाँ पे, अगर एक जीरो बढ़ा दिया, इसकी वैल्यू अब 120 नहीं रही, अब ये 1200 हो गई। मतलब अगर किसी लिखी गई संख्या, किसी दी गई संख्या का अगर हम दाहिनी तरफ अगर जीरो बढ़ाते हैं तो संख्या के मान में परिवर्तन होगा, परंतु अगर हम इधर न बढ़ा के अगर हम इसके लेफ्ट साइड में बढ़ाते हैं, अगर बाएं तरफ बढ़ाते हैं जीरो को, तो फिर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे 120 ही पढ़ा जाएगा। इसे आप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी क्या वन, एक के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एक से किसी भी संख्या से गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात हमें वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब कोई भी संख्या लिखी गई हो, कितना हो, छोटी हो या बड़ी हो, अगर हम उसमें एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लिखी गई संख्या आपको वही प्राप्त होगी। जैसे अगर 99 है तो 99 में हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 99 ही प्राप्त होगा। 792 या 7920 है, अगर इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यही प्राप्त होगा, 7920, 7920 ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर उस संख्या के मान में, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसलिए एक को गुणा का इकाई तत्व ही कहा जाता है। चलिए, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, एक का पहला गुण। अब हम बात करते हैं दूसरे गुण के बारे में। तो दूसरा गुण में ये कहा जा रहा है, अगर कोई संख्या है, अगर उसका जो
अगर मान लीजिए 1 लिखा गया है और 1 जो है ऋण में है, माइनस में है 1, अगर इसके ऊपर जो पूर्णांक है वो सम पूर्णांक है, मतलब जैसे कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने माइनस 1 लिख दिया, सम धन पूर्णांक होने का मतलब क्या है, मतलब सम संख्या होना चाहिए, इसका घात जो होना चाहिए। तो इस 1 पर 4 घात जो है, -1 पर कितना घात है, कितना पावर है, 4। तो ये 4 पावर जो है, तो जो इसका पावर 4 दिया हुआ है घात, ये सम है क्योंकि 2 से डिविजिबल है ये। तो जब कभी भी इसका आंसर प्राप्त होगा तो 1 प्राप्त होगा, प्लस में प्राप्त होगा। ये आपको, ये विशेष आपको एकदम रखना है यार कि +1 प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया -1 और इसका पावर है 999, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बना हुआ है, पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। -1 पर 999 पावर है, -1 पर 999 घात है। अगर -1 पर 999 घात है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ज्यादा आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल ये देखना है कि ये सम है कि विषम है। तो अगर ये विषम है तो फिर यहाँ पर जो इसका वैल्यू आएगा ये 1 ही आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। ये दूसरा जो तीसरा जो हमने लिखा है यहाँ पे -1 विषम धन पूर्णांक का घात होता है तो -1 वैल्यू मिलती है। तो -1 पर विषम है इसलिए यहाँ पर कितना हो गया, -1 ही प्राप्त हुआ। लेकिन अगर यहीं पर -1 पर अगर हम 999 ना करके 998 करते हैं तो ये सम हो गया घात, ठीक है। ये तो इंडिविजुअल है क्योंकि 1 की प्लस 8 है। अभी डियर स्टूडेंट्स, अभी अगला जो भी हम पार्ट होगा इसका वीडियो का, उस पार्ट में हम बताएंगे आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स। आप बिना डिवाइड किए ही संख्याओं में आप जान सकेंगे कि कैसे ये संख्या किस संख्या से कट सकती है, नहीं कट सकती है। उसके जो मूलभूत नियम हैं, जो नियम बहुत जरूरी हैं और आसान, जिनसे सवाल हमारे क्वेश्चन जो होंगे आसान बन सकते हैं, उन सभी नियमों को हम अभी आने वाले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं फिर से एक बार। मतलब अगर कोई घातांक वाला सवाल है और उसका आधार -1 है और उसका घात अगर सम धन पूर्णांक है तो उसका मान जो है हमेशा प्लस में आएगा। जैसे -1 है ये, इस पर घात 4 है, 4 सम होने के नाते +1 एक आंसर होगा। अगर -1 है, घात इसका 7 है, तो फिर इसका -1 प्राप्त होगा। मतलब घात पर डिपेंड करता है। अगर -1 पर घात अगर सम है तो उसका आंसर +1 आएगा, घात जो है विषम है उसका आंसर जो है माइनस में आएगा। घात कितना है ये डिपेंड नहीं करता है, -1 पर घात कितना है ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि घात सम है कि विषम है। समझ में आई बात? ओके, ठीक है। फिर से देख लीजिए, -1 पर 4 पावर है, -1 पर 4 घात है, ये सम है घात, इसलिए इसको प्लस आंसर जो है 1 ही आएगा लेकिन प्लस में आएगा। -1 पर एक पर कितना हो घात लगाएंगे उसका वैल्यू 1 ही आनी है, लेकिन चिन्ह के साथ अगर आप समझना चाहते हैं तो माइनस अगर 1 है, अगर उसका घात अगर सम रहेगा तो प्लस में 1 होगा आंसर, और -1 अगर घात है और उसका जो घात जो है -1 अगर है और उसका घात जो है विषम है तो उसका आंसर -1 होगा। ठीक है, ये याद रखना है। कहने का मतलब यह है कि ऋणात्मक संख्या पर अगर घात जो है सम होती है तो उसका आंसर हमेशा धनात्मक आता है, और ऋणात्मक संख्या पर घात जो है विषम होगी तो उसका आंसर हमेशा ऋणात्मक आएगा। थोड़ा और एग्जांपल समझाओ, यहाँ समझिए। -2 पर हमने यहाँ पे कर दिया 4 घात, तो इसका -2 को हम 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो माइनस पहले गुणा, पहले चिन्ह गुणा कर लेते हैं। तो माइनस माइनस गुणा होता है प्लस, फिर प्लस का माइनस गुणा करेंगे, फिर माइनस, फिर माइनस से माइनस गुणा करेंगे, हो जाएगा प्लस। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। आंसर किस में आया? प्लस में। क्वेश्चन किस में था? माइनस में। यह आधार जिस पे घात लगा है माइनस में था, लेकिन आंसर प्लस में है। क्यों आया? क्योंकि घात क्या है? सम है। अब देखिए, -2 पर 5 घात कर दीजिए। अब देखिए तब क्या होता है, -2 बड़े -2 बड़े -2 बड़े -2 बड़े -2, माइनस माइनस प्लस निकलिए, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, आंसर आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 -36। क्यों माइनस में आ रहा है इसका आंसर? क्योंकि इसका आधार माइनस है और घात जो है इसका विषम है। तो किसी ऋणात्मक संख्या पर अगर घात सम होती है तो उसका आंसर हमेशा धनात्मक आता है, अगर घात विषम होगी तो उसका आंसर हमेशा ऋणात्मक आएगा। जैसे यहाँ पर आप दोनों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में। तब तक के लिए अब आप स्वयं आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।